सोच कर देखिए कि क्या कोई देश प्रॉफिट कमाने के लिए इस हद तक जा सकता है कि वो एक नहीं बल्कि दो दो देशों को पूरी तरह से बर्बाद कर दे। मैं बात कर रहा हूं ब्रिटिश रूल की, जिसने सिर्फ एक चीज का इस्तेमाल करके भारत और चाइना दोनों देशों को बहुत नुकसान पहुंचाया। वहीं इस नुकसान में अंग्रेजों को बहुत फायदा भी मिला। ये चीज थी ओपियम। 18th और 19th सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अफीम को करेंसी की तरह इस्तेमाल किया और ब्रिटेन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। वहीं इससे हमारे देश के कई किसान और चाइना की आम जनता दोनों बर्बाद हो गए। आज की इस वीडियो में हम ईस्ट इंडिया कंपनी के इसी पहलू के बारे में बात करेंगे, जिस पर बहुत कम बात होती है, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। इंडिया में ओपियम 8th सेंचुरी से उगाया जा रहा था। अरब ट्रेवलर्स इस क्रॉप को वेस्टर्न इंडिया में लेकर आए थे। फिर 12th सेंचुरी तक ओपियम इंडिया के कई हिस्सों में अच्छी खासी तादाद में उगाई जाने लगी थी। 16वीं सदी तक बंगाल और बिहार के वेस्टर्न हिस्से ओपियम के बहुत बड़े सेंटर बन चुके थे। इस टाइम पर इस ट्रेड पर मुगलों का कंट्रोल हुआ करता था। फिर एंट्री होती है डच कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी की। वैसे तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 17वीं सदी की शुरुआत में आ गई थी, लेकिन वो अफीम के बिजनेस में साल 1728 में घुसी। सबसे पहले यह कंपनी अफगानिस्तान और साउथ ईस्ट एशिया के देशों में ही अफीम बेचती थी। लेकिन सिचुएशन तब बदलती है जब 1757 में कंपनी प्लासी की लड़ाई जीत लेती है। इस लड़ाई के बाद पूरा बंगाल अंग्रेजों के हाथ में आ गया और अफीम की खेती से लेकर अफीम को बेचने का पूरा ट्रेड अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया। धीरे धीरे उन्होंने कई अलग अलग नियम लगाकर डच और ऐसी ही दूसरी कंपनीज को यहां से निकाल दिया और खुद इस ट्रेड के मालिक बन गए। ये वो टाइम था जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत और चाइना दोनों जगहों पर ट्रेड करती थी। भारत से वो कॉटन, मसाले और अफीम और इसके साथ ही लग्जरी गुड्स खरीदती थी, तो वहीं चाइना से चाय, चीनी मिट्टी के बर्तन और रेशम खरीदा जाता था। तब ब्रिटेन में चाइना की चाय की बहुत डिमांड थी। ये दीवानगी इस हद तक थी कि 18th सेंचुरी के आखिर तक ब्रिटेन चाइना के शहर कैंटोन से 60 लाख पाउंड की चाय हर साल मंगाता था। लेकिन चाइना में ब्रिटेन को काफी नुकसान हो रहा था, क्योंकि पूरे चाइना में सिर्फ कैंटोन शहर में ही विदेशियों को ट्रेड करने की आजादी थी और ब्रिटेन से चाइनीज सिर्फ और सिर्फ चांदी के बदले ही ट्रेड करते थे, क्योंकि ब्रिटेन के पास कुछ भी ऐसा नहीं था जो चाइना को बेचा जा सके। चाइना के किंग कियोन लोंग ने तो किंग जॉर्ज III को एक लेटर में यह तक कह दिया था कि चाइना के पास सारी चीजें क्वालिटी वाली हैं और ब्रिटेन की बनी किसी भी चीज का चाइना में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसी वजह से चांदी में ट्रेड करना ब्रिटेन की मजबूरी बन गई थी, क्योंकि चाय की डिमांड ब्रिटेन में काफी थी। ब्रिटेन ने जो चांदी अमेरिका से लूटी थी वो यहाँ चाय खरीदने में खर्च हो रही थी। 18वीं सदी के आखिरी 50 सालों में ब्रिटेन ने चाइना को 270 लाख पाउंड की कीमत के बराबर की चांदी का पेमेंट किया। आगे चलकर चाय और महंगी होने लगी। ऐसा लगने लगा था कि कहीं चाय के चक्कर में ब्रिटेन का खजाना न खाली हो जाए। ठीक इसी टाइम पर भारत में बैठे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को एक मौका दिखा। उन्होंने अफीम को चाइना में बेचने की सोची। अब वैसे तो चाइना में अफीम बैन थी। साल 1729 में लोगों में अफीम की लत को देखते हुए किंग योंगजेंग ने इस पर बैन लगा दिया था। लेकिन अभी भी चीनियों में इसकी बुरी लत लगी हुई थी और अंग्रेज इसी चीज का फायदा उठाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने चाइना में अफीम को स्मगल करना शुरू किया। धीरे धीरे ये नंबर बढ़ता गया। साल 1836 आते आते ब्रिटेन ने अफीम की 30,000 पेटियां चाइना पहुंचा दी थी और ये सारी पेटियां ब्रिटेन भारत से भेज रहा था। यानी कि इस स्मगलिंग से उन्हें हर तरफ से फायदा हो रहा था। एक तरफ बंगाल पर कब्जा होने की वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अफीम पर पूरा कंट्रोल हो गया था। वो बेहद सस्ते दामों पर किसानों से पॉपी खरीद लेते थे। फिर इस अफीम को बिहार की फैक्ट्रीज में फिल्टर करके अफीम बनाई जाती थी। इसके बाद छोटी छोटी नावों के सहारे इसे चाइना भेजा जाता था। इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि जिस कैंटोन सिटी को विदेशी व्यापार के लिए खोला गया था वो समुद्र के किनारे था, इसलिए स्मगलिंग करना बहुत आसान हो गया था। इसके बाद चाइना से स्मगलिंग से कमाए गए पैसों का इस्तेमाल करके चाय खरीदी जाती थी, जिसे ब्रिटेन में बेच दिया जाता था। थॉमस मैनुअल अपनी बुक ओपियम इंक में बताते हैं कि चाइना में अफीम की सप्लाई के लिए ब्रिटेन ने बंगाल और बिहार की पूरी खेती को अफीम की खेती में बदल दिया था। अचानक से ब्रिटेन को लगने लगा था कि अब उसका खजाना कभी भी खाली नहीं होगा, क्योंकि जिस चाइना में वो हर चीज खरीदने के लिए चांदी पर डिपेंडेंट थे, अब उस चाइना में बेचने के लिए ब्रिटिशर्स के पास एक ऐसी चीज थी जिसे चाइना के लोग किसी भी हालत में पाना चाहते थे। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि 1801 में जो अफीम चाइना में सिर्फ 4,500 पेटी बेची जाती थी, वो 1840 आते आते 40,000 पेटी पहुंच चुकी थी।
इस तरह से 19वीं सेंचुरी के पहले 50 सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी दुनिया में सबसे ज्यादा अफीम बेचने वाली कंपनी थी और इसके लिए वो जो किसानों का शोषण कर रहे थे वो दुनिया के सामने आसानी से नहीं आ पाया, क्योंकि अफीम का ट्रेड बंगाल और बिहार के अलावा देश के कुछ ही हिस्सों में होता था। इसलिए आपको अफीम का ये वाला एस्पेक्ट हो सकता है ना पता हो, लेकिन इसका नुकसान देश के किसानों को हो रहा था, खास तौर पर बंगाल और बिहार में, क्योंकि उनकी खेती की जमीनों पर ऐसी चीज उग रही थी जिसे वो खा नहीं सकते थे। ऊपर से अफीम इतने कम दामों में खरीदी जाती थी कि उन पैसों से गुजारा करना मुश्किल था। जाहिर है कि इससे अफीम के किसान बर्बाद हो गए। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी को इससे कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वो चाइना में अफीम बेचकर पैसा कमाने में बिजी थे। लेकिन चाइना की ये खुशी बहुत दिनों तक नहीं चली। 1839 से ही चाइना के राजा ने अफीम के खिलाफ जंग छेड़ दी। उन्होंने कैंटोन में छापा मरवाया और वहां से अफीम की 20,000 पेटियां और 40,000 ओपियम पाइप्स जब्त की। ब्रिटिश सरकार ने भी इस पर तुरंत एक्शन लिया और जल्दी ही चाइना और ब्रिटेन के बीच लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई में चाइना हार गया और फिर 1842 में नानकिंग की ट्रीटी साइन हुई, जिसे दुनिया अनइक्वल ट्रीटी या गैर बराबरी की संधि के नाम से जानती है। इसमें चाइना को 5 बंदरगाह विदेशी व्यापार के लिए खोलने पड़े और अफीम के ट्रेड में होने वाले नुकसान की भरपाई के साथ ही युद्ध के हार जाने के तौर पर ब्रिटेन को 2 करोड़ 10 लाख सिल्वर डॉलर देने पड़े। हांगकांग इसके बाद से ही चाइना के हाथों से निकलकर ब्रिटेन के पास चला गया और जिस अफीम को चाइना बैन करने चला था वो अफीम अब चाइना में खुलकर बेची जाने वाली थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस अफीम की जिसने ब्रिटेन को बेहद अमीर बनाया, जिसके दम पर वो पूरी दुनिया पर रूल कर सकते थे, जिसकी वजह से भारत के किसान और चाइना की आम जनता बर्बाद हो गई। एंथ्रोपोलॉजिस्ट निकोलस सैंडर्स अपनी किताब द पॉपी अ कल्चरल हिस्ट्री फ्रॉम एंशिएंट इजिप्ट टू फ्लॉन्डर्स फील्ड टू अफगानिस्तान, ये 2013 में किताब आई थी। इसमें वो कहते हैं कि अगर अफीम का ट्रायंगुलर ट्रेड नहीं होता तो कॉलोनियल हिस्ट्री कुछ और होती। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि अगर ये ट्रेड नहीं होता तो ब्रिटेन इंडिया पर कितने दिनों तक कब्जा करके रख सकता था। अपनी राय हमें कमेंट में बताना मत भूलिएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।